द फर्स्ट वन, प्रूव दैट √5, √2, √3 इरेशनल, ये सारे कवर हो चुके हैं। 2 + √3, 4 + 2 √3, √2 + √3, 6 raised to power n cannot end with 0, एंड प्रूव व्हाई द फॉलोइंग नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। तो आपको टीचर ने कहा है कि प्लस करके आंसर निकाल के फिर बता दो। दैट्स व्हाट कृषिव टोल्ड मी। तो कैसे कहा है, करवाए क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द गिवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। जो ये वाला क्वेश्चन दिया है ना आपको, ये वाला, ये कॉम्पोजिट क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो somebody इन द क्लास, लास्ट क्लास में त्रिशिव ने ही कहा कि मैम ने कहा है इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर बताना है कि ये कॉम्पोजिट है या प्राइम है। ठीक है। पर जब तक, क्योंकि हमें मिला हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो कैसे लिखोगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपको दिया है 7 × 11 × 26 + 13। आपने कोशिश करनी है दोनों नंबर से कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया। 13 मिल गया। 7 × 11 × 2 + 1, so this is 13। 77 2s are 154 + 1 155। So according to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed in, every composite number can be expressed as product of primes, and this factorization is unique। बार बार बोलना नहीं होता, मैं समझा रही हूँ कि composite इसलिए है क्योंकि इसको हम as product of two numbers शो कर रहे हैं, product of two numbers other than one and the number itself, इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। पर इफ योर टीचर हैज सेड कि इसको मल्टीप्लाई करके आप बताते हो कि इवन है, ऑड है, इसके ये फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोजिट है, तो वो भी सही। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स मेरे में हमें मिले थे, ये जैसे पेपर्स में आ चुके हैं ना सारे, या एक्स्ट्रा बुक्स में जो भी हमें मिल रहे हैं वो सारे मैंने लिखे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 23 कॉमन लोगे। यहाँ क्या कॉमन लोगे, 5। ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 2 भी कॉमन ले सकते हो, 2 × 5 10 कॉमन ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। तो इसको कैसे शो करोगे, अब तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर होगा। वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करके, और इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 × 11 × 13 + 5। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ यू मल्टीप्लाई 7। 7 किस तरह का नंबर है, क्या बोल सकते हो, प्राइम, और किस तरह का नंबर है 7, जी बोलो। ऑड नंबर है ना। 11 भी क्या है, ऑड। 15 भी क्या है, मतलब 7 11 13 को, सॉरी 7 11 13 को अगर एक कैटेगरी में मुझे रखना है, अदर देन बीइंग प्राइम देयर आल्सो ऑड नंबर्स। ठीक है। व्हाट अबाउट 5, अगेन ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा, ये 3 ऑड नंबर्स हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर क्या आता है, ऑड। और 5 भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, क्या होता है, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। करो ऐड, दो ऑड नंबर्स लो, उन्हें ऐड करो, 3 4 बार करो ऐड, देखो क्या बनता है। 3 + 5, 5 + 7, 7 + 15, 15 + 19, हमेशा क्या होता है, इवन। और इवन नंबर हमेशा क्या होता है, कॉम्पोजिट। अदर देन 2, एवरी इवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अगर प्राइम नंबर्स में मैंने आपको नहीं ये हाईलाइट की होगी बात, 25 प्राइम नंबर्स है ना 1 से 100 में, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 is the only even prime number, rest all numbers are odd। जो भी प्राइम नंबर होगा ना बाकी सारे वो ऑड होंगे, सिर्फ एक 2 ही है जो इवन भी है प्राइम भी। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर मिलेगा ना वो कभी भी प्राइम नहीं। ठीक है। ऐसे ये आ गया 3 raised to power 4, 6 raised to power 3। इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखा 3 raised to power 4, 6 को लिख दिया 2 × 3 raised to power 3, है ना, कॉमन निकालने की बात ही हो रही है ना। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 raised to power 4 + 2 क्यूब 3 क्यूब, और फिर 3 क्यूब कॉमन ले लिया। क्लियर होगी बात है। ठीक है। अगर हम थोड़े से इस मेथड से शो करें, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके भी बता सकते हो, बट अगर हमें कोई बहुत बड़ा नंबर मिल जाए जिसमें सच में एक नंबर में, दो नंबर में टाइम वेस्टेज लगे मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने क्या किया, मुझे इस तरह का नंबर दिया है, इसको प्रूव करना है ये कॉम्पोजिट है।
3 रेज टू पावर 4 6 क्यूब। आपने क्या किया, आपने 3 रेज टू पावर 4 और 6 क्यूब में देखा कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है मुझे। सो 3 रेज टू पावर 4 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब हो गया, तो 3 क्यूब कॉमन ले लिया, 3 + 2 क्यूब आ गया हमारे पास। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 29 35 14, क्या कॉमन ले सकते हो, 7। समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं है कि सेम नंबर आए, जरूरी नहीं है कि एक नंबर फैक्टर हो सकता है एक, जैसे 46 13 और 26 दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर 43 और 46 और 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। आपने अगर इसको एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख रहे हो तो प्लीज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिख कर आना। चाहे आप इसे प्राइम फैक्टर मतलब पूरा सॉल्व करके भी लिख रहे हो तो भी लिख कर आना बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नंबर कट जाएंगे। अब आ जाते हैं जो हमारे 1 मार्कर्स पेपर में आए, ठीक है। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन, ये एक तरह से लगा लो 2019 18 उसके बाद नहीं दिखा। हो सकता है मैंने इतना भी मतलब आगे इसके, क्योंकि 21 में तो बोर्ड्स हुए ही नहीं थे, 21 में हुए थे, 22 में बोर्ड्स नहीं, 21 में बोर्ड्स नहीं हुए थे, 20 में बोर्ड्स हुए थे। मैथ्स का 10th बोर्ड हुआ था, 21 में कोई बोर्ड पेपर नहीं हुआ था। देन 22 में टर्म 1 टर्म 2 आ गई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली लगाए ना, तो ये वाले क्वेश्चन उससे पहले पेपर्स में आ चुके हैं। फाइंड द HCF, लिखो ये वाला क्वेश्चन है, HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपको आपके पेपर्स में दिख जाएंगे। HCF निकालना है, लेकिन किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो याद है ना मैंने प्राइम नंबर्स की लिस्ट लिखवाई थी, वो इसीलिए ताकि हम याद करें। एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 और उसके बाद 4। तो इनका HCF क्या है, 2। और इनका अगर LCM निकालना हो तो क्या आ जाएगा। एंड समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, व्हाट इज द रेशियो ऑफ LCM टू HCF, ठीक है। तो 4:2 2:1 1:2 एज द केस में भी। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज LCM एंड HCF ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 2 डिजिट्स में लार्जेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट कौन सा है, 99, और वो कॉम्पोजिट भी है तो लिख देंगे। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा, 3। तो इनका LCM निकालो, क्या आएगा 99। इनका HCF क्या हो जाएगा, समझ में आ गया इतना सबको, ठीक है, लिख लिया तो सब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आए, मैं प्रिंट आउट नहीं किया इसका। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिया था उस दिन, मिल नहीं रहा था। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ नंबर्स, तो मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन थी एक्चुअल बोर्ड पेपर में, आप ही के वाले रीजन में 23 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और इसमें लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन में 22 23 में आया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो आपने इसकी जो आंसर की निकली थी ना, उसमें यही किया था 18180 7575, इसको प्राइम फैक्टराइज किया दोनों को, दोनों का LCM निकाला। करो इसको सॉल्व, इसके स्टेप्स ना सॉल्व किए हुए बहुत मैटर करते हैं। 18180 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मानो ये, दिस क्वेश्चन वाज फॉर 3 मार्क्स, फाइनल बोर्ड पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन।
ठीक है, सो वी हैव 7575 एज 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 101 एंड 18180 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 1। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे इन दोनों का क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 101, है ना? ये एलसीएम निकालोगे 4 into 9 into 25 into 101, 36 into 25 into 101, 50 into 18, 900, 90900। ये आ रहा है एलसीएम, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उसने कहा है ना ऑल्सो फाइंड एचसीएफ, तो यहां पर आपने ये वाला मेथड नहीं कि इसमें से मैंने फैक्टर्स ले लिया उसमें से निकाल लिया। आपने क्या करना है, फॉर टू नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ हमने निकाल लिया, एलसीएम आपने लिखा, और ये हमारे पास नंबर्स हैं, तब जाकर तीन नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ये जो लिखा है ना ऑल्सो, इसका मतलब आपने ये रूल लगाना है। बात समझ में आई सबको? आपके मे टेस्ट के लिए सिलेबस क्लियर हो गया सबको? अगर 4 5 चैप्टर नहीं है ना, तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स बड़े अच्छे से और रिविजन भी अच्छे से हो जाएगी। नहीं है 5th चैप्टर, पहले 4 ही है, 7th अलग से है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10100 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा ये 9 से किया ना तो 20, एक ये कट गया, तो ये 2 जा, और ये 1010, और ये 5, 5 से किया तो ये आ रहा है 9696, 9696557575 को कैसे डिवाइड करेंगे? HCF कैन नॉट बी मोर देन द गिवन नंबर ना, है ना? तो जब तुम्हारा ये आंसर आया तो मुझे लग रहा था उस दिन मैं रूल्स पढ़ा रही थी ना, मैंने क्या मैं लिखवा रही हूँ, सच में मेरे मन में आया कि ये तो छोटी सी बातें हैं, मैं क्यों लिखवा रही हूँ। जब ऐसे कोई गलती करता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा ही पढ़ाया, रेलिवेंट पढ़ाया। तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसकी रिकॉर्डिंग डाल भी दिया, देख लेना, कि HCF इज ऑलवेज लेस देन द गिवन नंबर। तो जब तुम्हारे पास आंसर 9696 आ गया ना, हमेशा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि नहीं नहीं HCF तो, अब मुझे भी आंसर नहीं पता कि 2525 है कि नहीं है। जब तूने 9696 का ना, मुझे पक्का पता है वो तो है ही नहीं। समझ में आई बात? तो आपकी गलती को स्पॉट ऑन करने का भी यही रूल है। यही आ रहा है आंसर 2525 सबका। ये कैलकुलेशन की नहीं हमने, कितना आ रहा है? 15150, 1505। ये ये बेटा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 है। कितना आया बेटा? 1515। अच्छा 5 से कर रहे हो ना, हाँ 3 से थोड़ी कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, 1515 है। HCF इज 151। ठीक है, समझ में आ गया? 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन था, और समझ सकते हैं क्यों आया था वीडियो से। कौन से बच्चे हैं जिनके लिए कोई निकालते हैं, जब ऐसा इजी क्वेश्चन है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता है इसमें। अच्छा अब आता है नेक्स्ट है, शो दैट द नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। तो अब हमारे पास जो नया वर्ड आया है वो है कोप्राइम। अच्छा हमने ना इरैशनल नंबर्स प्रूव करने में इस ना वर्ड को काफी बार यूज किया होगा, कोप्राइम। कोप्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ठीक है, सो नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, ये तो हमने बोली अपनी इंग्लिश भाषा, ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में, कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इंग्लिश हिंदी में। हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज इसे कैसे बोलेगी? कि वो नंबर्स जिनका HCF 1 है, दिस इज माई मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथ्स में हम बोलेंगे HCF 1 है।
रो प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो ये 5 और 7 भी हो सकते हैं, 14 और 27 भी हो सकते हैं। मतलब को प्राइम का मतलब ये नहीं कि नंबर्स प्राइम होंगे। 14 27 प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन आपस में मैं क्या बोल रही हूँ, को प्राइम। आई कैन से 5 and 14 ऑल्सो, एक प्राइम है एक नॉट प्राइम है, दो तब भी नंबर्स को मैंने को प्राइम का। तो अगर आपको शो करना है कि ये को प्राइम नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइज करो। चलो सबसे पहला काम यही करना है आपने, फैक्टराइज किया। सो 1196, देन 5265। अब यहाँ पे आकर ना रुक जाता है ना, कि अब किससे डिवाइड करेंगे। तुम्हें शो क्या करना है, अब दिमाग लगाओ, तुम्हें शो क्या करना है, नॉट को प्राइम। मतलब इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जरूर है। तो अब पूछो क्या वो कॉमन फैक्टर 5 हो सकता है? क्या इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। क्या वो कॉमन फैक्टर 3 है? नहीं है। क्या वो कॉमन फैक्टर 13 है? तो देन यू विल गेट योर आंसर कि यस द कॉमन फैक्टर इज 13। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो सिंस HCF of the numbers is 13, hence they are not co-prime। ठीक होगी बात ही, कि इनका HCF 13 है तो इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ना बाप से। आपको HCF निकालना है 92 510 का, उसके बाद उनका LCM भी निकालना है। तो वही पहले HCF निकाला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसकी बहुत वेरिएशंस पेपर में आती हैं। A इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। और जरूरी चीज है एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, मतलब जो ये प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं हमें। एक्स को ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ये 8 क्यूब है, जिसको फर्दर आप 2 raised to power 9 लिख सकते हो। ठीक है। तो जो एक्स है वो एक प्राइम नंबर है, वो प्रॉपर अपनी फैक्टराइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है, तो उसको फर्दर फैक्टराइजेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो उसने कहा है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटेजर्स, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव लिखने का मतलब ये भी है कि ये मत मान लेना ए 0 के इक्वल है। ठीक है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ ए एंड बी। तो सब चीजें करने के बाद HCF निकालना है तो क्या होगा, x, कॉमन फैक्टर x है, x की मिनिमम पावर 1, फिर कॉमन फैक्टर y है, y की मिनिमम पावर। ये आंसर मार्क करना है, ऑप्शंस में यही दिए होंगे हमें। एलसीएम बताओ भाई इनका क्या होगा, x की पावर 3, y की पावर। बस इसी में वेरिएशंस होती हैं, आपको नंबर्स अलग करके दे दिए होंगे, हमेशा HCF निकालना। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। जब ये यूक्लिड्स करवाते थे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान था। अब यूक्लिड्स तो खत्म हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी है क्योंकि हमें HCF है। तो कहते हैं कि HCF निकालते हैं दो नंबर्स का, जिसको कहा गया है, दो नंबर्स है हमारे पास 65 117। इनका HCF जो है ना, उसको आप 65m माइनस 117 की फॉर्म में लिख सकते हो। जो भी यहाँ पे HCF आएगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि इनका HCF है क्या।
सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स? 13। आप कहते हैं 13 जो है ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, m की वैल्यू बताओ। 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो प्रॉपरली एचसीएफ लिखना। फिर एचसीएफ इज इक्वल टू 65m माइनस 117 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यही हमारा आंसर है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके सेट वाले क्वेश्चन ही आते हैं, प्लस 2-3 क्वेश्चन उसके और होंगे। अब क्वेश्चन 14 आप कर सकते हो। एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम है ना, सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है ना उसमें मुश्किल आती है, जब वो स्टोरी समझने बोलते हैं ना कि हमें लेंथ निकालनी है, वैसे वाले क्वेश्चंस कुछ आएंगे। अब हमें एचसीएफ दिया हुआ है 408 एंड 1032 का, और वो एक्सप्रेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 2040। तो कहते हैं कि m की वैल्यू निकालो और उसके बाद उनका एलसीएम निकालो। जब ये एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाँ, हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्राइम फैक्टराइज करके मत एलसीएम निकालना, नंबर नहीं मिलेंगे। सच में कह रही हूँ, आधा नंबर तो कटेगा ही कटेगा। जब लिखा है ना ऑल्सो फाइंड एलसीएम, तो इसका मतलब आपने वो फॉर्मूला लगाना ही है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है। एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of two numbers. The word of caution, it is only applicable for two, not for three. 3 नंबर्स में मत लगा देना, ये फॉर्मूला नहीं लगता उसमें। पहले आप इसका एचसीएफ निकालोगे, तो दिस इज 4 into 102, 8 into, हाँ 8 into 51, 8 into 3 into 70 है ना। और इसको 8 से डिवाइड करें, 8 से करके, 8 से किया तो 1 जा, फिर 23, so 2 जा 16, 72, 9 है ना। तो 8 into 3 into 41, हाँ बिल्कुल ठीक है। 43 से 43 हुआ, 43 हुआ, ठीक है। हाँ तो ठीक है, प्राइम नंबर है वो तो, है ना। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? हाँ जी बोलो, कितना एचसीएफ आया? कितना एचसीएफ आया? 3। एचसीएफ कितना आया? 3 भी और 8 भी है, तो एचसीएफ क्या हुआ? 24। क्या हो गया तुम लोग को? तुम लोग ना, एक तो सब सोए हुए हो, मैं इतना बोलती हूँ, इतना ऊंची ऊंची चिल्लाती हूँ, फिर भी तुम्हारी आवाज ऐसे निकलती है। अब जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना, मैं भी वैसे बिल्कुल सॉफ्ट होकर बोलूंगी। तुम लोग सोना चाहो ना, क्लास में इतनी उबासियां लेकर बाहर जाओगे और कहोगे साइंस क्लास में मैम ने नींद खुल ली हमारी। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ, तो इसको ना ऐसे लिखो, ये 408 को लिखा 8 into 3 into 17। अगर कंफ्यूजन आई है ना, इसे लिखो 8 into 3 into 43। तो ये और ये एचसीएफ क्या हो गया? 24। एम की वैल्यू क्या है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? 2। ठीक है, तो पहले तो हमने एक पार्ट आंसर कर लिया। अब उसने कहा ऑल्सो फाइंड एचसीएफ, तो अब आपने क्या करना है? एचसीएफ आपने 24 निकाला हुआ है, तो यू डोंट हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन हियर। आई विल राइट HCF for two numbers A and B, for two numbers HCF into LCM is equal to product। तो HCF हमने निकाला है 24, LCM निकालना है
आपके पास नंबर्स है 408 एंड 103। यहाँ 24 निकालने के बाद 17 बच जाता है ना। 1032 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर। क्वेश्चन नंबर 15 वाले भी सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन 15 पर आएंगे, और क्वेश्चन 15 16 ऐसे ही क्वेश्चन है, करो स्टार्ट। ठीक है ना। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्या करोगे इसमें फिर से, टू नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है आपको 145, एलसीएम दिया हुआ है 2175, वन नंबर है 725, फाइंड द अदर नंबर। फिर से वही हमारी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। So 145 into 2175 is equal to 725 into x। दूसरा नंबर x हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द अदर नंबर बी x। 725 into x, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 4 3, so the other number is 435 आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट करना है आपको। एचसीएफ दिया हुआ है 11, एलसीएम दिया हुआ है 253 इंटू आर, और नंबर्स क्या है 253 इंटू 440। 16th क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब उसने एलसीएम जो है ना वो 253 इंटू आर की फॉर्म में दे दिया, ठीक है, और कहा है आर की वैल्यू निकालो। समझ में आ गई बात है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ विच इज दिस इंटू एलसीएम। आर की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। डन एवरीवन, नेक्स्ट करें। चलो करो एक क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 600, वन नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर। ये एचसीएफ एलसीएम जितना आपको सिखाया उतना ही है, बाकी इट्स ऑल अ प्ले ऑफ इक्वेशंस, सारा बाकी इक्वेशंस बन रहा है, ठीक है। जैसे आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी हो कि एक नंबर दूसरे का, एचसीएफ क्या एक नंबर ही है, एलसीएम क्या एक नंबर है, तो एक नंबर दूसरे का 14 टाइम्स है, उन दोनों का सम दिया हुआ है 600। अब बताओ नंबर्स क्या है। ठीक होगी बात ये। आपका एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो बाद में यूज होगा, पहले आपकी इक्वेशंस है कि 320, कि हमारा जो एलसीएम है दैट इज 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, फिर एलसीएम और एचसीएफ को ऐड किया तो बनता है 600। तो एलसीएम हमारा था 14 टाइम्स एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज 600, देन आपके पास एचसीएफ आ जाएगा 40, ठीक है। फिर एलसीएम क्या हो जाएगा 40 इंटू 14 विच इज 560। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक नंबर 280 है, फाइंड द अदर। The other number will be
80। 320 तुम्हारा कैसे आया था? इसको समझ में आ गया इतना? अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 एजर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी बहुत बार आ सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम। एचसीएफ कहते हैं 16 है और एलसीएम जो है वो 380 है। इज दिस पॉसिबल? गिव रीजंस। ये तो मैंने आपको इज दिस पॉसिबल कहा है ना, पता क्या लिखा जाएगा? टू नंबर्स हैव एचसीएफ एज 16, एलसीएम एज 380, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करेंगे इसको? टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई किसको? एचसीएफ एंड एलसीएम। बट यहाँ पर मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, वर्ड ऑफ कॉशन, जब ऐसा कुछ दिया हो ना, और ये एजर्शन रीजनिंग में आने वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने कल एचसीएफ एलसीएम में एक लाइन लिखवाई थी, फॉर एनी सेट ऑफ नंबर्स एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। तो क्या 380 जो है वो 16 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो यहां पर आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल, कि ऐसे कोई नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब नंबर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते तो प्रोडक्ट कहां से निकाल दूं? कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 16 और उन्हीं का एलसीएम 380 आएगा। तो लिखेंगे सच पेयर ऑफ numbers are not possible, do not exist, because HCF is not a factor of LCM। तो ये assertion रीजनिंग में आएगा ना। कैसे दिया होगा आपको कि HCF 16 है, LCM 380 है, प्रोडक्ट ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट दे दिया और नीचे लिख दिया रीजनिंग में HCF इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट। आप मार्क करके आओगे ए, लेकिन आंसर क्या चाहिए? डी, assertion इज फॉल्स। समझ में आ गई बात? तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, हमेशा एचसीएफ और एलसीएम को चेक कर लेना, आपस में मल्टीपल फैक्टर का रिलेशन होना ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जैसे ये देखो टू नंबर्स हैव, वही देखो मैंने अब कहा ना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ही वैसा आ गया। टू नंबर्स हैव एचसीएफ एज 15। ठीक है बात बिल्कुल। एचसीएफ कहते हैं 15 है, उनका एलसीएम है 395। नाउ दिस से फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वुड बी। ऋषभ क्यों नहीं आया आज? हाँ जी, क्या लिखोगे इसमें? मल्टीप्लाई किया? नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई किया? नॉट पॉसिबल। हसरत? नॉट पॉसिबल। तो लिखोगे the product of two numbers does not exist because such pair of numbers are not possible। ठीक है, there cannot be any pair where HCF is 15, LCM is 395। मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर आपने लिखना है नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 12 एंड 42, उसको लिखा है इस फॉर्म में, 10m प्लस 4, m की वैल्यू निकालनी है। क्या है इनका एलसीएम? तो एलसीएम इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7।
4 इंटू 3 इंटू 7, आंसर क्या है 84। m की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 8। अब आओ क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे दिमाग लगने वाले 22nd क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है ये क्वेश्चन ना, मतलब बन तो गया है पर इसमें नंबर्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, पर चलता आ रहा है क्वेश्चन ये बहुत टाइम से। ठीक है, क्वेश्चन 21 आ जाते हैं। 21 में कहा गया है द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। एक नंबर है ए, उसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7 कुछ करके ऐसे होगा। क्या इसमें 2 हो सकता है? ए में 2 नहीं। अंडरस्टैंडिंग है ये ना, लीस्ट प्राइम फैक्टर 3, तो इसमें 5 7 11 13 19 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं है। ऐसे ही कहते हैं लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7, तो इसका सबसे मिनिमम प्राइम फैक्टर जो है वो 7 है ना। 7 11 13 19 23, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अब आपने इन दो नंबर्स को ऐड किया, तो जो सम है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यू कैन टेक द वैल्यूज एज वेल। आप कोई नंबर की ए की कोई वैल्यू ले सकते हो, बी की भी कोई वैल्यू ले सकते हो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिसमें एक लीस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, दूसरा नंबर जिसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर 7 है, तो इन दोनों नंबर्स को जब ऐड किया तो सम में लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? नन होगा, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होना चाहिए इवन में? ये हॉट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको अगर एनटीएससी या ओलंपियाड वगैरह देते हो तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि जहां पर आपको घुमाता है क्वेश्चन के, नंबर तो दिया नहीं हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऑलवेज टेक द वैल्यूज। ए की वैल्यू को 3 ले लो, बी को 7 ले लो। 3 प्लस 7 कितना हुआ? 10। 10 हमेशा एक इवन नंबर, क्योंकि देखो ना, अगर किसी नंबर में 3 कॉमन फैक्टर मिनिमम, 3 प्राइम फैक्टर मिनिमम है तो वो नंबर ऑड है। किसी में 7 है तो वो ऑड है। दो ऑड्स को ऐड किया, आंसर क्या होगा हमेशा? इवन। इवन में मिनिमम प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2। ठीक है, अब आओ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3। ठीक है ना, अगर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो इनमें मिनिमम कॉमन फैक्टर, ए के फैक्टर्स में 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, मे बी अगर 5 है तो, फिर दूसरा बी से 7 आ जाएगा अगर ये है तो, ऑब्वियसली इसके बाद जो भी फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे मिनिमम क्या है इनमें? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 22। नंबर वाइज ना ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, मतलब इट गोज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल रूल जो था कि एचसीएफ हैज टू बी अ फैक्टर, या नंबर्स आर को प्राइम आफ्टर यू फाइंड द एचसीएफ। पर वैसे से कैसे करोगे? तो कहते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264। दो नंबर्स का एचसीएफ 33 है, एलसीएम है 264। जब दो नंबर्स है, मान लो एक्स एंड वाई, पहले नंबर को जब 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आता है? एक्स को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट आता है 33। कंप्लीटली डिवाइड किया ना, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स? 66 आ गया ना, तो एक नंबर आपके पास 66 आ गया। एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, तो आप क्या लिखोगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। 33 इंटू 264 इज इक्वल टू 66 इंटू वाई। तो जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास आंसर आता है वाई का 130। ये क्वेश्चन होता तो ऐसे ही सॉल्व है, लेकिन अब सोचने की बात है कि आपके पास नंबर आया 66 और 132, इनका एचसीएफ क्या है? तो यहां से ना कुछ नंबर्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, आंसर आएगा 132। जहां क्वेश्चन था ना वहां पे मार्क भी 132 किया हुआ है, बट इफ यू लुक एट द नंबर्स इटसेल्फ ना, तो वो हमारी गिवन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो मे बी देयर इज सम एरर इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर रहा, इनका एचसीएफ 33 नहीं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आ जाओ।
23rd क्वेश्चन, ये हमारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसमें लिखा है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। कि एक नंबर है n स्क्वायर माइनस 1, ये 8 से कब डिविजिबल होगा? जब n क्या है? तो अगर आपके पास n की वैल्यूज होंगी तो आप उसको पुट करोगे एंड देन यू विल सी। ठीक है, तो सबसे मिनिमम n हम क्या डाल सकते हैं? इंटीजर देखें, ऑड इंटीजर, नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर। तो ऑप्शंस के हिसाब से ही सबसे मिनिमम n की वैल्यू को मैं क्या डालूंगी? 0 कर सकते हैं, है ना? -1 कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इट डिविजिबल बाय 8? 0 इज डिविजिबल बाय 8। 0 टेबल में आता है ना 8 के, 8 0 से 0। नाउ इफ आई पुट n एज 2, 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4 माइनस 1 3। इज 3 डिविजिबल बाय 8? तो ये इवन इंटीजर तो खत्म हो गया ना हमारा। ठीक है, n की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 माइनस 1 इज इट डिविजिबल बाय 8? इवन तो खत्म हो गया ना कि 2 के लिए नहीं आया। 4 का स्क्वायर भी कर लो, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 1 इज 15, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे -1, इज इट डिविजिबल बाय 8? 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 इज डिविजिबल बाय 8। तो मतलब जब n की वैल्यू 1 आई, 3 आई और 5 आई, डिविजिबल बाय 8 हो गया ना। तो 1 3 5 को इकट्ठा अगर मुझे बताना है कि क्या है वो, तो क्या आंसर मार्क करोगे? इंटीजर है, नेचुरल नंबर या ऑड? क्या मार्क करोगे? ऑड। तो आंसर विल बी सी पार्ट। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में आ सकता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही नंबर में आ जाए। सो जब भी कुछ ऐसे एन एम में कुछ भी आता है ना, ऑलवेज ट्राई टेकिंग वैल्यूज ऑफ एन एम। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 24th क्वेश्चन, जिसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड एज। तो जो भी प्रोडक्ट है ना दो नंबर्स का, उसको मैंने लिखा है 2 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर k एंड 5 रेज टू पावर 1। अब दो नंबर्स थे, इनमें से एक नंबर है 360 और दूसरे नंबर को लिखा है 2m इंटू 3q। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आगे वाली लाइन है वो ये है, what is the value of k and m? What is the value of k and प्रोडक्ट किसका दिया हुआ है? ये प्रोडक्ट ऑफ किसका है? ये HCF एंड LCM। मतलब आपने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा हमारे पास आता है। ठीक है, और जो HCF इंटू LCM होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो आप इनको x इंटू वाई लिख दोगे, जिसमें से आपको x किसके इक्वल दिया हुआ है? 360, और y किसके इक्वल दिया हुआ है? ठीक है, सो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m? समझ में आ गई बात? है आपको 360 को फैक्टराइज करना होगा। ठीक है ना, सभी प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। 360 इज 6 इंटू 10, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 की पावर m, 2 की पावर m और 3 क्यूब। तो क्या करना चाहिए अब हमें? राइट हैंड साइड पर क्या करना चाहिए? यहाँ 2 क्यूब है, 2 की पावर m है, तो 2 की पावर m प्लस 3। बेसिस इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स विल बी एडेड। और 3 की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 5, और 5 की पावर क्या है? 1। तो आप बता सकते हो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अगर ये m प्लस 3 लिखा है तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा? 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई और k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू क्या आ गई? 5।
ठीक है, 2 नहीं लिखना, आपने 3 की सभी पावर्स को इकट्ठा करके लिखना है। क्लियर हो गया? ऐसे तो टाइम है अभी, इतना टाइम नहीं लिया इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? ये भी तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। ये लिख लो, 1350 इज इक्वल टू 2 raised to power m into 3 raised to power n into 5 raised to power p, then value of m minus n plus p। ठीक है, इसके बाद जो करवाऊंगी ना क्वेश्चंस, जो अब 26 ऑनवर्ड्स हैं, ये थोड़े सोचने वाले और अच्छे क्वेश्चंस हैं, और पेपर में आते हैं सारे। एक या 2 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आराम से क्वाड्रेटिक करनी है, क्वाड्रेटिक के साथ साथ अपने पॉलिनोमियल्स को भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद तो 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे इसमें। ठीक है, दिस इज द लास्ट यू कैन डू राइट नाउ। 1350 को हम फैक्टराइज करते हैं, 10 into 135। m की वैल्यू इज 1, n की वैल्यू इज 3, p की वैल्यू इज 2। सो 1 माइनस 3 प्लस, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? चलो बाकी कल करेंगे ना।